नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज पर उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त उत्तराखंड से आ रही बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, उत्तराखंड पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड को चिन्हित कर लिया है। मास्टरमाइंड की पहचान अब्दुल मलिक के रूप में की गई है और अब्दुल मलिक द्वारा ही सरकारी भूमि पर कब्जे की बात कही जा रही है। अब अब्दुल मलिक पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है और अब्दुल मलिक का नाम जमीनों की खरीद फरोख्त में भी शामिल रहा है। जिला प्रशासन अब्दुल मलिक पर एनएसए की भी कार्रवाई कर सकता है और इस खबर पर जानकारी लेंगे कि किस तरह से इस मास्टरमाइंड को चिन्हित किया गया और कैसे ये पकड़ा गया। पुलिस को थोड़ी ही देर में बड़ी कामयाबी मिली है। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तराखंड से धनराज गर्ग ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज, बताइएगा, हिंसा के मास्टरमाइंड की तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरह से बहुत ही कम समय में पुलिस ने इस मास्टरमाइंड को ढूंढ निकाला है, कैसे शिनाख्त हुई है, कैसे चिन्हित किया गया इस मास्टरमाइंड को? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का ये मामला हल्द्वानी के अंदर हुआ था कि एक जो कहा जाए कि सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया था, जिसमें जो मास्टरमाइंड है उसको चिन्हित कर लिया गया है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए थे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं इस मास्टरमाइंड को चिन्हित किया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्दी इसको पकड़कर कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से ये मामला हल्द्वानी के अंदर हुआ था कि अभी तक यदि देखा जाए तो 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है और वहीं देखिएगा कि अभी सैकड़ों लोग घायल हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी घायल हैं, वहीं एसडीएम भी एक घायल है, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और देखिएगा कि अभी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक बैठक बुलाई थी और बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं कि ऐसे जो सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और पूरे उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और चौकसी बढ़ाई गई है। सभी पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इस तरह का सौहार्द बिगाड़ने वाले उपद्रवियों से निपटा जाए। वहीं पर अब्दुल मलिक का नाम जमीनों की खरीद फरोख्त में भी शामिल है। अब क्या हम ये समझें कि जो अतिक्रमण हटाने का काम जारी है, यानी जो इलीगल तौर पर वहां पर कब्जा किया गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं इसकी इन्वॉल्वमेंट है? जी बिल्कुल, देखिए जो अतिक्रमण किया गया था उसको हटाने के लिए ही पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर गई थी और जिसके बाद वहां पर पथराव हुआ था पुलिस प्रशासन की टीम पर, और जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने भी वहां पर लाठियां भांजी थी। लेकिन वहीं देखिएगा कि जो अतिक्रमण का मामला था वो हाई कोर्ट से चल रहा था और हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए। उसी के तहत पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा था, लेकिन उसी समय वहां पर पथराव हो गया और पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। और अब जो अब्दुल का नाम सामने निकल कर आया है मास्टरमाइंड का, इसकी पूरी जांच की जा रही है कि आखिर कौन कौन सी संपत्ति इसके द्वारा खरीदी गई है और कौन कौन सी संपत्ति पर इसने कब्जा किया है। और जल्द ही लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो बुलडोजर है वो उन संपत्तियों पर भी चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी हिस्ट्री सीटर उत्तराखंड के अंदर हुए हैं उन पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुलडोजर चलाया है और उनकी तमाम संपत्तियों को कुट करने का काम भी किया है। तो कहीं ना कहीं इसका भी जो रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, उसके बाद पूरी जांच करने के बाद जो संपत्तियां अवैध तरीके से बनाई गई हैं अब्दुल के द्वारा, उन पर भी बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनराज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। धनराज गर्ग इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जो हिंसा हुई है उत्तराखंड में, हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसा गया है और अब्दुल इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में हल्द्वानी के मलिक फार्म क्षेत्र में घटित घटना के संदर्भ में इंडिया अलायंस और सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और बैठक में सर्वसम्मति से इस घटना को निंदनीय एवं दुखद करार दिया गया और जनता से निवेदन से आपसी सामाजिक सौहार्द, भाईचारे एवं शांति को कायम रखने की अपील की गई है। इंडिया अलायंस ने प्रशासन की लापरवाही, लोकल इंटेलिजेंस की विफलता और सरकार की उदासीनता को इस घटना का मुख्य कारण बताया है और सरकार से तत्काल वहां के डीएम और एसएसपी को बर्खास्त करने की अपील की गई है। इसके अलावा इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं।
देखिए, आज कांग्रेस मुख्यालय में जन संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, वो सारे लोग एकत्रित थे जिन्हें इस देश की, इस प्रदेश की शांति और सौहार्द प्यारा है, जिन्हें लोकतंत्र और संविधान प्यारा है, जो आज उत्तराखंड का ये हश्र देखकर बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं। 23 साल के उत्तराखंड में छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो इस तरह की घटना पहले कभी नहीं देखने को मिली। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए ये आईना है कि आपने समाज को आज कहां लाकर खड़ा कर दिया। जब 14 फरवरी की तारीख सुनिश्चित कर दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए, तो क्या आपको न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं है, जो आपने आनन फानन में 8 तारीख को अपना प्रशासनिक अमला वहां भेज दिया और बिना स्थिति के आकलन के, अगर आपको स्थिति का पता था कि ऐसा वहां होना है, तो फिर आप सुबह से ही अतिक्रमण तोड़ने क्यों नहीं गए? आप 4-5 बजे के अंधेरे में क्यों जा रहे हैं वहां जहां स्थितियां बेकाबू हो गई? इन 6 मौतों का जिम्मेदार कौन है? जो ये 6 मौतें हुई हैं, सारे इनोसेंट लोग हैं, इनका कोई लेना देना नहीं था, ना ये प्रशासनिक अमले की तरफ से थे, ना ये समुदाय विशेष के लोग थे। तो फिर इन 6 मौतों का जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए डीएम और एसएसपी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाना चाहिए। और इस बात को लेकर हम मुख्यमंत्री से भी समय मांग रहे हैं। सर्वदलीय हम एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करना चाहते हैं और राज्यपाल महोदय से भी मुलाकात करना चाहते हैं। पहले तो होना यह चाहिए था कि मुख्यमंत्री को स्वयं इस चिंताजनक स्थिति के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी अपने स्तर पर वो नहीं बुला रहे। तो हम कोई दरवाजा नहीं छोड़ेंगे जिसे हम खटखटाएंगे नहीं, क्योंकि आज हल्द्वानी में हुआ है, ये ना हो कि कल कहीं और हो। चुनाव आते आते ये सब एक प्लान्ड वे में किया जा रहा है, ऐसा हमारा आरोप है। देखिए, हल्द्वानी में कल जो घटना हुई है, आम आदमी पार्टी आज सर्वदलीय बैठक में अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई। हम इस घटना का विरोध करते हैं। हम पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में शांति का संदेश देना चाहते हैं। जो घटना कल हुई है, वो जो हिंसक घटना वहां पर हुई है, हम उस हिंसा का विरोध करते हैं। और जिस तरीके से जो हमारी पुलिस थी, जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस घटना को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब हुई। जिस तरीके से हमारे जो गुप्तचर एजेंसियां थी उस घटना को रोकने में नाकामयाब हुई, सीधा फेलियर धामी सरकार का है। या तो धामी सरकार की मिलीभगत है कि इस तरह की घटनाएं हों और जो 2024 का चुनाव है उसको फिर हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पर पोलराइज कर दिया जाए। आम आदमी पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी और हम धामी सरकार के इस्तीफे की मांग करते हैं कि जो व्यक्ति एक घटना नहीं रोक सकते, जो हमारे एसएसपी और जो वहां की डीएम है वो एक घटना नहीं रोक सकती, उन लोगों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और धामी जी को आगे बढ़कर इस घटना के लिए, अपनी नाकामी के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखिए, हल्द्वानी में जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम हर तरह की हिंसा की निंदा करते हैं। हम अपील करते हैं कि शांति कायम हो पहली बार, और हम ये मानते हैं कि ये पूरी घटना एक तरह से प्रशासनिक लापरवाही का नमूना है, प्रशासनिक चूक का भी नमूना है, और जानबूझ करके ऐसे हालात पैदा किए गए कि हिंसक स्थितियां बने। अन्यथा कोई वजह नहीं थी कि 14 तारीख को यदि अदालत में तारीख थी तो अदालत के आदेश का इंतज़ार किया जा सकता था, उसके लिए रोका जा सकता था। इसलिए इस घटना की न्यायिक जांच करने की हम मांग करते हैं। इस घटना के लिए तात्कालिक तौर पर नैनीताल जिले के डीएम और एसएसपी को जिम्मेदार मानते हुए उनको तत्काल हटाए जाने की हम मांग करते हैं, शांति कायम करने की मांग करते हैं। और विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां प्रदेश के मुख्यमंत्री से, प्रदेश के राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगी। उसके अलावा हम लोग शांति की अपील करने के लिए शांति मार्च भी करेंगे। ये सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया। हल्द्वानी में हुई आगजनी और पथराव की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला सुनियोजित साजिश लग रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले में इंटेलिजेंस का फेलियर बताया है और पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर इंटेलिजेंस ने इस तरह के इनपुट दिए थे तो फिर पुलिस व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, कुछ चीज़ें तो सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस समय स्थिति को संभालने की ज़रूरत है और पूरी इसकी बहुत तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर एक सुनियोजित था तो उसमें हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? उसने कोई इनपुट दिया क्या? इनपुट नहीं दिया गया तो इंटेलिजेंस फेलियर है। और अगर इनपुट दिया इंटेलिजेंस ने, एलआईयू ने, और फिर पुलिस ने जो जिस तरह से समय जो किया उसके एक्शन के लिए, वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी घटना आगे ना बढ़े,
तमाम तरह के जो ज़रूरी एहतियात हैं इस समय, जो घायल हैं उनका इलाज करने की ज़रूरत है, और जो मारे गए हैं उनके परिवारजनों को ढांढस बंधाने की ज़रूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूसीसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट पारित कर एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की गई है और उस वर्ग के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई है, उससे ये संदेश दिया गया है कि उस वर्ग को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते हल्द्वानी जैसी घटना देखने को मिली है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह भी कहा है कि ये समय इन सब में जाने का नहीं है, लेकिन सबकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि शांति व्यवस्था कैसे कायम हो। इसे कहा कि आभास ये गया है इस सारी प्रक्रिया में, नहीं तो इसकी उत्तराखंड में कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इसकी कोई कानून ऐसा नहीं है जो इसको इन्होंने बनाया हो जिससे यहाँ के लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है। केवल एक मैसेज गया है कि अल्पसंख्यक एक वर्ग को जो है टारगेट करके आपने उनके पर्सनल लॉज में, इनके पर्सनल मामलों में हस्तक्षेप किया है। ये गया है। अब इसका क्या समाधान है ये देखा जाएगा, लेकिन मैं इस समय ये सब चीज़ों में जाने आने का समय नहीं है। इस समय तो हम सब के हाथ भगवान से, ऊपर वाले से जुड़े हुए हैं कि शांति स्थापित हो। हल्द्वानी में हुई हिंसा पर भाजपा विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने तीखी टिप्पणी की है। कहा है कि यह देवभूमि के लिए दुर्भाग्यपूर्ण मामला है और यह भी कहा है कि मैं समझता हूं कि एक विशेष समुदाय की एक प्रकृति है कि पहले ये वह सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं और फिर उसमें धार्मिक स्थल बनाते हैं, और यदि उस पर प्रशासन कार्रवाई करता है तो वह प्रशासन पर आक्रमण करते हैं। बताया है कि यह पहले छुटपुट हुआ करता था, लेकिन जैसे ये बड़े स्तर पर हुआ उससे ये लग रहा है कि उनके साथ कोई बाहरी ताकतें हैं जिनकी शह पर यह काम किया जा रहा है। कहा कि बिना बाहरी ताकतों के शह पर यह काम नहीं हो सकता, और उन्होंने मांग की कि उपद्रवियों को चिन्हित किया जाना चाहिए और गंभीरता के साथ उनसे निपटा जाना चाहिए। देखिए, ये देवभूमि के लिए विशेषकर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूं कि एक विशेष समुदाय की ये प्रकृति है कि वो पहले सरकारी जमीनों में कब्जा करते हैं, फिर उसमें धार्मिक स्थल बनाते हैं, और उसके बाद अगर प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो इस तरह से उन पर आक्रमण करते हैं। ये पहले भी छुटपुट हुआ करता था, लेकिन जिस बड़े स्तर पर जैसे हुआ है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इनके साथ कोई बाहरी ताकत भी है जिनके सह पर ये काम कर रहे हैं, और बिना उनके सह पर ये काम नहीं कर सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि इनको चिन्हित किया जाना चाहिए और इसको गंभीरता के साथ जो है इनके सख्ती से निपटा जाना चाहिए। हल्द्वानी की घटना पर उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरने का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि घटना की जांच हो रही है और साथ ही ये भी कहा है कि पुलिस ने तत्परता के साथ काम किया है और उसी का परिणाम है कि घटना ज्यादा देर तक नहीं चली। न्यायालय के आदेश पर जो है हल्द्वानी थाना अंतर्गत बनफुलपुरा क्षेत्र में जो है पुलिस वहां संयुक्त कार्रवाई में जो गई थी, उस पे जो है हमारी पुलिस प्रशासन की टीम पे जो है कल पथराव हुआ, आगजनी हुई उसमें। तो उसमें अब तक जो आधिकारिक सूत्रों से पुष्टि आई है, 3 की जो है कंफर्म उसमें डेथ हुई है, 3 क्रिटिकली इंज्योर्ड है और 50 से ज्यादा अभी इसमें घायल है। तो इसमें जो उपद्रवी है जिन्होंने इसमें ये सारी आगजनी और पथराव किया हुआ है, उनको पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। धरपकड़ अभियान इसमें जारी है। इसमें अब तक जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी लोगों को जो है पूछताछ के लिए बैठाया गया है। पुलिस अब तक 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स मौके पे पहुंच चुकी है और उसके द्वारा सुबह से ही लगातार जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है और जो है वहाँ धारा 144 लागू है, कर्फ्यू पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और पुलिस ने जो है वो वहाँ ये किया है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, अन्यथा पुलिस जो है उसमें लगातार जो है कोई इस तरह र्यूमर्स उसमें न फैलाए। पुलिस लगातार जो है इसमें कार्रवाई बहुत सख्ती से करेगी। जो भी उपद्रवी है उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त धाराओं में, यूएपी की धाराओं के तहत भी जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार को हुई हिंसा घटना को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और मुख्यमंत्री ने समय पर उचित कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रित किया है। कल की जो घटना है बनभूलपुरा क्षेत्र की, वो एक ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उस घटना के होने के तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शीर्षस्थ अधिकारियों को बुलाकर बहुत कड़े निर्देश दिए थे कि जो भी असामाजिक तत्व इस घटना में शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, उनको चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें तुरंत की जाए और इस घटना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर किसी ने कोई भागीदारी की है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। उसके तत्पश्चात पूरे प्रदेश के शीर्षस्थ अधिकारी और जिलाधिकारी नैनीताल, जिला एसएसपी नैनीताल स्वयं जो है हल्द्वानी में बैठ करके बनभूलपुरा क्षेत्र की समस्त जो वहाँ पर कोई परिस्थितियाँ हैं उनका जायजा भी ले रहे हैं और स्थिति अभी नियंत्रण में भी है, लेकिन सरकार की पैनी निगाह इस पर है। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम चाहते हैं कि इस घटना के तत्पश्चात पूरे क्षेत्र में सभी से हम लोग अपील करते हैं कि हल्द्वानी में शांति बनी रहे और आगे इस तरह की अप्रिय घटना न हो और जिन लोगों ने इस माहौल को खराब किया है, हम सरकार से भी मांग करते हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हल्द्वानी की घटना के बाद काशीपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। काशीपुर कोतवाल इंस्पेक्टर मनोज रतूड़ी ने अराजक तत्वों से सतर्क रहने के निर्देश दिए और कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि दंगाइयों से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात है और ड्रोन कैमरों के द्वारा संवेदनशील क्षेत्र में निगरानी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि काशीपुर में ये किसी तरह का भी अराजकता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साथ ही कहा कि आपराधिक किस्म के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। की संभ्रांत जनता से अनुरोध है मेरा कोतवाल मनोज रतूड़ी का कि किसी भी प्रकार की अफवाह में ना आए, शांति व्यवस्था बनाए रखें और यदि कहीं पर कोई सूचना किसी को मिलती है तो तुरंत हमारे चौकी प्रभारियों को, निकटस्थ पुलिस स्टेशन को या हमारे सरकारी नंबर पर 112 पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन स्वयं खुद रिएक्ट न करें। पुलिस अपने काम में मुस्तैद है, प्रशासन मुस्तैद है, हमने पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था कर रखी है। यदि किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति ने खुराबात की तो वो बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग कड़ा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आप लोग अपने आम जनजीवन के कार्य करिए, किसी भी प्रकार के अफवाहों में मत आइए, जो आपकी दैनिक दिनचर्या उसी के तहत आप काम करिए और शांति बनाए रखें। धन्यवाद। कि मैं शहर इमाम काशीपुर मुफ्ती मनाज़िर हुसैन कादरी, मैं तमाम ही काशीपुर की जनता से ये अनुरोध कर रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे काशीपुर की जनता जो अभी हल्द्वानी में भी मामला हुआ है कल, ये किसी भी अफवाह में ना आए बल्कि शांति बनाए रखें, सुकून अमन शांति के साथ में रहें, कानून का उल्लंघन ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें। प्रशासन अलाउट है एकदम सब तरफ और हमें उम्मीद है हुकूमत हिंद से और प्रशासन शासन से कोई भी हमारे साथ में गलत नहीं होगा, पूरी उम्मीद है। इसलिए मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं कि वो अमन शांति के साथ रहें और नौजवान बिलखुसूस सुकून से रहें। पूरी तरह से निगरानी हो रही है शहर में, आसपास में, सब में कोई गलत नहीं होगा, हमें पूरी उम्मीद है इस बार। उत्तराखंड सरकार देहरादून को प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जोड़ने के लिए जल्द नई बस चलाने जा रही है। ये सभी बस टिहरी, उत्तरकाशी, मसूरी, ऋषिकेश और देहरादून के बीच संचालित होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसी 100 बस चलाने के लिए आरटीओ देहरादून ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इन नई बसों के संचालन से जनता को सहूलियत तो मिलेगी, तो वहीं सस्ते दामों पर बेहतर सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। देखिए, ये सरकार की तरफ से ये प्रयास है कि जितने भी पहाड़ी मार्ग हैं, चाहे वो देहरादून से ऋषिकेश, टिहरी हो
या डायरेक्ट यहाँ से उत्तरकाशी हो या फिर मैदानी क्षेत्र जैसे लक्सर और रुड़की हो, ऐसी परिवहन सेवाएं दी जाए, ऐसी बसों का संचालन करवाया जाए जिससे कि लोगों को सस्ते दामों पर बहुत अच्छी बसेस मिले और ज़्यादा से ज़्यादा समय पर ऐसे वाहन उपलब्ध हों जिससे कि वो आना जाना हो सके। इसके लिए हम लोगों का प्रस्ताव शासन में चल रहा है और जल्दी ही इस पे आने वाले दिनों में निर्णय होने वाला है, जिसके अंतर्गत और बसों को इन क्षेत्रों में चलाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए। विधानसभा सत्र के दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार और मोहम्मद शहजाद के बीच छिड़ी बहस अब तूल पकड़ना शुरू हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने बसपा के पदाधिकारियों के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता की और विधायक उमेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही। उन्होंने कहा कि जगह जगह बसपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उमेश कुमार का पुतला दहन किया जाएगा और उसकी बात का जवाब वोट न देकर किया जाएगा। किसी भी हाल में उमेश कुमार को बसपा नहीं छोड़ेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने खानपुर विधायक उमेश कुमार को बीजेपी का एजेंट बताते हुए कहा कि ये विधायक बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं जो कहना था वो कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ। जो यूसीसी के पक्ष में थे वो बीजेपी की साइड थे, जो नई विपक्ष का विधायक बोल पाया वो बीजेपी की साइड था, जो सदन को कब बाधित करना चाहते थे वो बीजेपी के साथ थे। बीजेपी बिना चर्चा के सब पास करना चाहती थी, हम चाहते थे चर्चा हो। हमने अपनी बात रखने का काम किया, कांग्रेस ने अपनी बात रखी है, बीजेपी के माननीय विधायकों ने अपनी बात रखी है। इसने किसकी बात रखी है? जब दिन तय हो गया, यूसीसी का दिन है, या तो तय में आप शामिल हो और नहीं। उस टाइम तो नहीं कहा जब तय हो रहा था, फिर कहाँ से किसान याद आ गए? तब भी तो किसान होने चाहिए था ना। और किसानों के लिए चलेगा 25 से, देखते हैं। तुमने ही तो चलाई है वो बात कि विधायक ने धमका दिया उसे शहजाद को, ये कर दिया वो कर दिया, तुमने तो चलाई है, इसलिए प्रेस कर रहा हूँ। तुम ही पूछ रहे हो ऐसी क्या बात हुई? तुम बताओ क्यों चलाई है, वो क्या थी? ऐसा आपके अब वो बताएगा। आपके द्वारा क्या बोला गया था जो इस तरफ भड़क गए? भाई मैं उसे ये कहा कि भाई यूसीसी पर चर्चा हो रही है, ये पहले से तय हो चुका है कि उस पर चर्चा होगी, अन्य मुद्दा नहीं उठागा, तो आप बैठ जाओ। मैं और क्या बुरा कहा है? अगर उसका विरोध करना था तो पहली शिफ्ट में करता ना 11 बजे, और नहीं क्वेश्चन नंबर होगा, कहता वो नहीं शून्य काल होगा, मेरे पर्सन है, तब तो नहीं कहा, तब तो नहीं कहा ना। तो क्या मानते हैं आगे क्या रहेगा? मैं सामाजिक आदमी हूँ, बदला लेंगे, वोट के माध्यम से बदला लेंगे। जिस तरह से आपने कहा है कि माफी मांगी जाए या फिर जो बातें बोली है उसमें आप कह रहे हैं कि ऐसा वैसे, तो आपकी बात अरे कह रहा ही कह दिया होगा यार, तुम्हें ज्यादा सुना यार। आप जैसे कह रहे ना ऐसा वैसा, तो ऐसा वैसे का क्या मतलब बार बार तुम क्या चाहते हो? बंदूक लेकर जाऊँ? आप जो बात जिक्र कर रहे थे, बंदूक लेकर जाऊँ क्या? मैं नेता हूँ, वोट से बदला लूंगा। देखिए, क्यों बोल रहे हैं कि आप मुझे माननीय विधायक के साथ में जो सदन में जो कुछ हुआ, मैं उसकी बात उठा रहा हूँ और आप उस संबंध में मैं यहाँ आया हूँ। और हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, अनुशासन में रहते हैं हम लोग, अनुशासन में ही। माननीय बहन जी, हम भले ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, परंतु हम बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी संगठन को देखते हैं, परंतु अभद्र भाषा का अगर कोई प्रयोग करता है तो फिर हम उसका बदला जरूर लेंगे। हमारे पास जनता है और बहुजन समाज पार्टी विधानसभा स्तर पर जाकर के पुतला दहन करेगी। बिल्कुल, अगर वो भाजपा का आदमी ना होता तो अपनी बात सदन में रखता, और जो भी था यूसीसी पे जो भी उसे स्टैंड लेना चाहिए था, चाहे वो पक्ष में बोलता या विपक्ष में बोलता, परंतु विधायक के साथ में इस तरह की दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूँ। देखिए, मैं ये जो फैसला लिया है या नहीं लिया है, मैं उस पर सक्षम नहीं हूँ बोलने के लिए। उस पर मेरी नेता बोलती है, सेंट्रल का मुद्दा है, राज्य सरकार उसे ले आई, उस पर जो भी वार्ता करेंगी माननीय बहन जी करेंगी, उस पर मेरा
देहरादून के गांधी पार्क के करीब युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने देहरादून में प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला दहन किया। माथे पर काली पट्टी बांधकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने आरोप लगाया कि सरकार सरकारी नौकरी में भर्तियों का सिर्फ दिखावा कर रही है। धामी सरकार ने भर्ती फर्जीवाड़ी में सीबीआई जांच की बात कही थी और युवाओं पर दर्ज हुए मुकदमों को भी वापस लेने की बात कही थी, लेकिन सरकार अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर रही है। आज के दिन को हम काले दिवस के रूप में उत्तराखंड के इतिहास में मनाने जा रहे हैं, वो इसलिए कि जिस प्रकार से 9 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के युवाओं के साथ गांधी पार्क के बाहर घंटा घर पर जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार और यहाँ की पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था, उन पर लाठियां बांधी थी, उन्हें जेल भेजा था, उन पर मुकदमे लगाए थे, उस विरोध स्वरूप हम आज के दिन को काले दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। सरकार ने जितने भी वादे किए, हम 1 साल से आंदोलनरत है और धरना स्थल एकता बिहार में हमारा धरना चल रहा है। धामी सरकार ने कहा, खुद धामी जी ने कहा कि हम उत्तराखंड में भर्ती घोटालों के लिए सीबीआई लाएंगे, परंतु ना तो आज तक सीबीआई आई। दूसरी बात, धामी जी ने गैरसैंण के सत्र में कहा था कि हम युवाओं से मुकदमे वापस करेंगे, ना अभी तक वो मुकदमे वापस हुए, अभी तक युवाओं का मानसिक शोषण किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके बाद जो तमाम प्रकार उन्होंने कहा 26,000 पदों पर भर्ती जारी होगी, तो ना तो 26,000 पदों पर विज्ञापन जारी हुए हैं, मैं तो कह रहा हूँ 5,000 पदों पर भी विज्ञापन जारी नहीं हुए हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से जो आयोगों द्वारा गुमराह किया जा रहा है युवाओं को, 4-4 महीने पहले कैलेंडर डाल दिए जा रहे हैं कि इतने तारीख को ये परीक्षा निकलेगी, विज्ञापन जारी होगा, इतने तारीख को परीक्षा होगी। तो ये तमाम जो चीजें हैं, तो ये इस प्रकार से युवाओं को गुमराह न किया जाए। आगे की रणनीति साफ है। आज देहरादून, विकासनगर, कालफी, सैया, चक्राता, कांसी, लाखामंडल, त्यूनी, नैनबाग, डामठा, नौगांव, बड़कोट, पुरोला, उत्तरकाशी और टिहरी, इन तमाम इस क्षेत्र को देख लीजिए। हमने सभी जगह पर पुतला दहन आज किया है, हमारे साथियों ने पुतला दहन वहां पर किया है और हमने ये भी कहा है कि अगर सरकार हमारे संज्ञान लेने नहीं आती है, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, तो वो आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं द्वारा जब बेहतर तरीके से जवाब दिया जाएगा और उत्तराखंड बेरोजगार संघ महत्वपूर्ण भूमिका में लोकसभा चुनाव में रहेगा। मुख्यमंत्री का तो कहना है नकल विरोधी कानून लाए युवाओं के साथ है, आप क्या कह रहे हो? नकल विरोधी कानून लाए हैं और वो तब लाए थे जब युवाओं ने यहाँ लाठियां खाई, परंतु उसमें कितनी खामियां हैं। एक युवा ने ये अपना वक्तव्य प्रकट किया कि मेरी पेपर की सील फटी हुई है और उस युवा पे तुमने नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया। जो नकल माफिया जेल में गए थे, क्या उन नकल माफियाओं को उन नकल विरोधी कानून के तहत उन पर सजा हुई? नहीं हुई, होगी भी नहीं, क्योंकि वो नकल विरोधी कानून नहीं, नकल कराने वालों के लिए, वो बचाने के लिए वो कानून है। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।